नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, जिसे हम बहिर्जात प्रक्रियाएं कहते हैं। हमने पढ़ा था पृथ्वी के बारे में आंतरिक बल जो थे तो सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी जो रिलेटेड थे। बहिर्जात बल से अपक्षय पर्दन, तो बहिर्जात बल से ही प्रेरित है यह प्रक्रिया जो पृथ्वी के सरफेस पे काम करती है। तो इसी को कहते हैं कि वह प्रक्रिया जो पृथ्वी के सरफेस पर प्रभाव डालती है उसको हम कहते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस। मतलब हम कहें ताप, दाब, वायु, जल, हिमनद, समझ रहे हैं। तो इनसे पृथ्वी के सतह की भू आकृति कह सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कह सकते हैं। भू आकृति में बदलाव त्वरित भी हो सकता है, देर में हो सकता है। तो इसी का हम अध्ययन करने वाले हैं, यानी कि पृथ्वी के धरातल के निर्माण के बाद जो अच्छा ये किससे होता है, इसके कारक जो हैं, तो इसके कारक क्या हैं? कारक क्या हैं? कारक आपके जैसे मैं ऊपर लिखा वही सब हैं कारक। कारक आपके हैं वही, जैसे अपने प्रवाही जल यानी कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर भूमिगत जल कैसे रिलेटेड हम देखेंगे, पवन है, ग्लेशियर है, वेव है, वाटर वेव कह सकते हैं वाटर। तो इन्हीं के द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा क्या होता है, या तो ये उसको चट्टानों को या जो धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थ हैं या तो उनका अपक्षय करेंगी। अपक्षय मतलब होता है तोड़ना फोड़ना। ये कहाँ होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसी जगह पर अगर कोई चीज़ टूट गया तो उस जगह पर उसको हम अपक्षय बोलेंगे। अपक्षय उसी जगह, वेदरिंग इंग्लिश में कहते हैं। अगर वह स्थान परिवर्तित हुआ यानी टूटा फूटा फिर एक जगह दूसरी जगह जा रहा है तो उसको अपारदन बोलते हैं। यानी बहाव, यानी खनिज या पदार्थ का बहाव। अपारदन मतलब काट के अपने साथ हो ले जाता हो। अब बहाव होगा तो क्या होगा, फिर कहीं आगे जा कर के इसका क्या होगा, जमाव होगा। फिर जमाव, इसी को कहते हैं निक्षेपण या डिपोजिशन। इसको क्या कहेंगे, इरोजन। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन। अब देखो थोड़ी सी बात, ये क्या है, रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है ये। दिस लीड्स थ्रू दिस, अगर इरोजन होगा तो कहीं तो वो जमेगा ही। तो दो प्रकार की आकृतियाँ हो रही है भाई। कोई ऐसे चार कोने का चीज़ है, इसको मार मार के हथौड़ा से हथौड़ा से तोड़ निकाल दिए तो ये बाद में बचा तो ऐसे दिखेगा। और ये चीज़ जा कर के में भी कहीं जम गया, बहुत सारे रूपों में जमेगा तो इसको, तो ये अपर्दनात्मक आकृति हुई, ये निक्षेपण के उपरांत हुई। तो इसी को हम कहते हैं कि इसे हम कहेंगे अपर्दन से, ये निक्षेपण से। अच्छा ये भी कहीं कुछ ना कुछ कट सकता है जहाँ जाएगा, तो इसलिए जो निक्षेपण जहाँ होता है वहाँ भी बदलाव आता है। तो इसको निक्षेपणात्मक आकृति कहते हैं, लैंडस्केप कहते हैं। तो यही हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। ये तोड़ फोड़ है, तोड़ फोड़ बहुत कारक से होगा। अब इन दोनों के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं, फैक्टर कौन है, फैक्टर फॉर दीज प्रोसेसेस ये हैं।
कौन से फैक्टर यही हैं, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर, वाटर वेव, ये सब हैं फैक्टर। तो आज मुख्य तौर से हम इन्हें देखने वाले हैं। हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि जैसे अगर बात करें ऑनलाइन एग्जाम में पेशेस में, तो आकृतियाँ क्या बनती हैं, डिफिनेशन क्या है, और कौन कौन से निक्षेपण से आकृति कौन सी बनती है। नदियों की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो उसमें कब बना रही हैं, मियांडर कब बना रही हैं, गार्ज कब निर्मित कर रही हैं, वी आकार वैली, यू आकार वैली, हिमनस से जो सर्क, हार्न, बहुत सारी लटकती घाटियाँ, हैंगिंग वैलीज बनती हैं, इसको देखना। कास्ट से जो आकृतियाँ बनती हैं, घोलरंध, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, पिलर्स बन रहे हैं, तो हम इसी पे चर्चा करें। हिमनस से, और जो नदियों में जो बहाव हो रहा है समुद्र के किनारे, तो स्पीट, बार, बैरियर, लगून, टैम्बलो, ये सब बन रहा है। हिमनस से जो ड्रेमलिन बन रहा, तो इन्हीं सब पे हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से कारक हैं। तो पहले हम देखते हैं वेदरिंग। पहले हम देखेंगे, तो बहिर्जात वाला आप समझ गए कि जो पृथ्वी के ऊपरी वाली सतह पे, प्रकृति के ऊपरी वाली सतह पे प्रभाव डाल रहे हैं उनको। अब देखते हैं हम पहला नंबर अपक्षय। आप केवल समझिएगा बस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वेदरिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तोड़ फोड़ है अपनी जगह पे। अगर इसको शाब्दिक भाषा में कहें, अगर हम कहें अच्छे वाली आपकी भाषा में, तो वेदरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन। वही मैंने कहा, तोड़ फोड़, डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। क्यों होगा? मुख्यतः ये होता है ड्यू टू, मैं इसके पहले भी चर्चा कर चुका था, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। यही फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर, इसी से जो हो रहा तोड़ फोड़, अपघटन, यानी कि जो विघटन एवं अपघटन हो रहा है। अब देखते हो बायोलॉजिकल में जीव जंतु जो कुतरते हैं वो आएंगे, छोटे छोटे जीव जंतु, जानवर जो चल रहे हैं मिट्टी पे, हर जगह देखो, हम आप चल रहे हैं, हम आप भी अपक्षय कर रहे हैं, मिट्टी पे चल रहे हैं, मिट्टी दब रही है, सतह कुछ प्रभावित हो रही है, उजड़ रही है, वो सब अपक्षय है। भौतिक अपक्षय में क्या होता है, जैसे आपको मैं बता चुका हूँ, ताप, दाब, इन सब के कारण चट्टानों का टूटना। अच्छा, ताप से कैसे? देखो, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है, मतलब तापमान में अंतर है, वहाँ क्या होगा, चट्टानों में ताप के कारण, अगर तापमान ज़्यादा है तो तापांतर अगर ज़्यादा है तो क्या बता रहा हूँ, तो चट्टानों में फैलाव व सिकुड़न होगा। इससे क्या होगा, चट्टानों में टूटना होगा, इससे फैलाव सिकुड़न। अब कैसे? एक छोटे से प्रक्रिया से समझिए, जैसे पाला से भी ये होता है, पाले की क्रिया। पाला क्या है, कहीं ना कहीं ये, जब हम कैसे, फ्रीज अवस्था है जल की, बर्फ वाली अवस्था, जब पानी जमता है। अब देखो पाला से कैसे अपक्षय होगा, माना कि ये मिट्टी की सतह है, सब मिट्टी है, इसमें पहले भरा था भैया पानी, ये था पहले पानी, पहले भरा था इसमें पानी। अब ये जमा, यानी पाला जब बना, तो अब देखो यही सेम चीज़ जो है मिट्टी वाला, यही
ये सेम चीज़ जो है मिट्टी का, ये क्या हो गया, अब तापमान तो क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो आयतन बढ़ने का मतलब बढ़ जाता है, यानी कि ये ज़्यादा स्थान अब घेरेगा, ये ज़्यादा स्थान घेरेगा पानी, कुछ ऐसे, ये फट जाएगी सतह इसकी बगल की, ये बर्फ जब बन जाएगा, इसी से क्या होगा, सतह फैल जाती है, अपक्ष है। अब देखो इसमें जो मुख्य साइंस आपको याद करने वाली है, ये जल का जमा होने पर आयतन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए देखो इसी से क्या होता है कि घनत्व तो कम हो जाता है। वेरीफाई कर लो, बर्फ पानी पर तैरता है इसीलिए बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, यानी जल के कम आयतन में ज़्यादा मास होता है और बर्फ के ज़्यादा आयतन में अपेक्षाकृत कम मास होता है, द्रव्यमान होता है, इसीलिए इसका घनत्व कम हो जाता है, तो ये फट जाता है। इस तरीके से पाले से होता है। एक टर्म आता है, अब पाला वाला समझ गए। नंबर 2 टर्म आता है एक्सफोलिएशन, समझ ही रहे, फोलिएशन मतलब बाहरी परत, प्याज की तरह उजड़ना। तो ये ज़्यादा गर्म और ठंडन से, अधिक तापांतर से जो परतें होती हैं ऊपर की अलग होने लगती हैं। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा, तड़क रहा, मिट्टी सूख गई, उसके बीच में धारियाँ पड़ गई पानी के बिना, इसे आप देखोगे खेतों में पड़ गई, फिर बारिश हुआ, फिर ये सब सिकुड़ गई, इसे सतह हटने लगती है। अब धारियाँ पड़ गए, हवा तेज चलेगी तो छोटे छोटे कणों में टूट करके फिर हवा इनको उड़ा ले जाएगी। इसी को कहते हैं एक्सफोलिएशन, मतलब प्याज के छिलके की तरह निकलना परत का। तो अधिकतर ये जब सतहों अधिक तापांतर वाले क्षेत्र में होता है, अधिक तापांतर वाले क्षेत्र में, ऐसे याद रखिएगा। अपनी यूपी में देखो गर्मी के सीजन में फट जाएगा पूरा, पानी के बिना ज़मीन सूखी हो जाएगी और हवा चलती है तो कितना तेज़ी से मिट्टी उड़ाती है, वही अपक्ष है। तो वायु उसका कारक हो गया कि उसको ढो रहा है। तो ये हो गया मुख्यतः भौतिक अपक्ष वाला पार्ट। अब आते हैं नंबर 2 रासायनिक अपक्ष है। रासायनिक मतलब कि अगर कहीं क्रिया हो जाए, जैसे कोई चीज़ गल जाए। अब नमक रखा है, नमक देख रहे हो कि ठोस अवस्था में है, आप नमक रखे हो, नमक क्या है, ठोस है, कुछ ना करो इसी में प्लस पानी मिला दो, अब क्या हो गया, द्रव हो गया, अवस्था चेंज हो गई। ये भी एक प्रकार का गुण है। अब अपने घर पे नमक का ढेर लगाए हुए थे, किसी ने रात में 4 बाल्टी पानी डाल दिया, बह गया। अब लोग कहे कहाँ गया, वो भी देखो पक्षय, वो खत्म, बह गया, उसमें अवस्था चेंज हो गई। तो इसी तरीके से रासायनिक पक्षय होता है। इसमें पहला आता है विलयन, तो विलयन ये वाला एग्जाम्पल समझो इसी तरीके से। तो जो घुलनशील खनिज हैं वो क्रिया करके बह जाते हैं, रासायनिक क्रिया करके बह जाते हैं, और फिर कभी गुफाओं का निर्माण करते हैं। कास्ट वाले में हम पढ़ेंगे, ये मुख्यतः आप देखेंगे जो कास्ट आकृतियाँ होती हैं उसमें भी आप देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट ये है। तो ये हो गया विलयन। अब आगे देखने क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो आपने देखा ही होगा, ऑक्सीडेशन, अरे भाई जो जंग लगता है वही है, ऑक्सीडाइज हो गया, चटा वो कमज़ोर कर देगा लोहा, धीरे धीरे देखो उसमें फेरस ऑक्साइड बन जाता है और धीरे धीरे वो भंगुर होकर के ख़त्म सा हो जाता है। तो ऑक्सीजन जब पानी और लोहे के साथ मिलता है तो चट्टानों को कमज़ोर कर देता है, तो है ऑक्सीडेशन। नंबर 3 हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किसी भी चीज़ का जल अपघटन इसे बोलते हैं, जल अपघटन, या पानी के साथ मिलकर एक चट्टानी पदार्थ का रासायनिक विघटन मिट्टी के खनिज की एक तरह अघुलनशील अवक्षेप बनाता है। जैसे किसी चीज़ का हाइड्रोलिसिस अगर करो, जल अपघटन करो, मतलब उसका अपने आयनों में टूटना, जैसे H2O हो, ये टूट जाता है, H+ + OH-,
ऐसे NaOH है, ये टूट जाएगा Na+OH-। तो ये हाइड्रोलिसिस इसको कहा जाता है कि वह अघुलनशील अवक्षेप बनाता है। तो आपको समझना है कि रासायनिक किस किस तरीके से हो सकता है। तीसरा हो सकता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का मतलब क्या है? कार्बोनेशन का मतलब जो कार्बोनिक एसिड हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और जो चट्टानों से क्रिया करके उन्हें विघटित कर देते हैं। जैसे कार्बोनिक एसिड क्या है? ये है कार्बोनिक, हम कहीं H2CO3 कह सकते हो, ये भी है। इसमें कार्बन देखो, अगर ध्यान से देखो तो इसमें है क्या जी? H2O + CO2 ही तो है। तो ये है कार्बोनिक एसिड। तो ये चट्टानों से क्रिया करके कहीं ना कहीं विघटित कर देता है उनको। ऐसे एक होता है जलयोजन, हाइड्रेशन जिसे बोलते हैं। हाइड्रेशन मतलब किसी भी चीज़ में पानी का जुड़ना, जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हो। तो अगर कोई भी चीज़ है जो पानी को अपने में एब्जॉर्ब कर रहा है तो उससे क्या होगा? उसका आयतन बढ़ जाएगा। इस कोई खनिज प्लस पानी, आयतन बढ़ गया। अब जहाँ रहेगा वो चट्टान को तोड़ेगा। ये है हाइड्रेशन। तो कुछ ये रासायनिक अपक्षय के कारक। कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, जलयोजन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और विलयन। अब आते हैं एक तीसरा जो है अपक्षय में ही महत्वपूर्ण, वो है जैविक अपक्षय। इसमें वही है, इसमें जैसा मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि मानव, जानवर, वनस्पति ये सब भी अपक्षय कर रहे हैं। अगर कोई पेड़ जमीन के नीचे बढ़ रहा है तो ये भी चट्टानों को तोड़ रहा है। पीपल कहीं लगाओ, लोग था कि घर के किनारे भैया 10 मीटर दूर लगा था एक बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, घर के दीवारों में दरार पड़ गई। ये भी अपक्षय कर रहे हैं, वही लोग हैं। ऐसे केंचुए हैं भाई साहब, लोग चलते ही रहते हैं। दीमक हैं, मूस हैं चूहा लेना, चूहा हैं, ये सब हैं। पौधों की जड़ें जैसे मैं बताया कि अलग कर देती हैं। पहाड़ों पे देखो पेड़ मिट्टी बांधते भी हैं और चट्टान तोड़ते भी हैं, दोनों करते हैं भैया, मानव भी। तो जैविक अपक्षय रहा। अब हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण कारक है जिसे हमें ज़्यादा याद रखना है, वो है कटाव एवं जमाव। कटाव एवं जमाव इसे कहते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन। चलिए अब इसको एक एक करके देखेंगे। इसमें मुख्य तौर पे कि किसका किसका है। हम इसमें देखेंगे नदी, नदी के देखेंगे कि कटाव से और जमाव से क्या निर्मित हो रहा है। इसके बाद देखेंगे भूमिगत जल, इसी में आएगा कास्ट वाला। उसके बाद हम देखेंगे ग्लेशियर, इसे बोलते हैं हिमनद। इसके बाद हम देखेंगे पवन और लास्ट में देख लेंगे कि समुद्री लहरें, वेव्स। तो मुख्य तौर पे हम देखने वाले हैं 5 भैया। 1 2 3 4 5। इसमें कुछ मुख्य हम फिगर का सहारा लेंगे आपको समझाने में। इसमें आपको याद रखना है कि कौन से किसका क्या निर्माण हो रहा है। अगर 1-2 क्वेश्चन भी फंस जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए अब आते हैं नदियों के पास में। आप केवल नोट कर लीजिए कि क्या क्या ये कैसे बनाती हैं। हेलो, हाँ नमस्ते। अब फ़ोन करा था लगभग कुछ देर बाद। नहीं अब करा था। तो नंबर 1 नदी
एवं इससे जो लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं इसको हम देख लेंगे। पहले देखेंगे इसके इरोजन से क्या बन रहा है। इरोजन यानी अपर्दन से वो आकृति क्या बन रही है। इसी में पढ़ते हैं वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी ये क्या है। नदी अपनी युवा अवस्था में जब गिरती है पहाड़ों से तेजी से तो नदियाँ बहुत कम होती हैं, 50 नदी नहीं होती है। और ये नदी जब गिरती है तो अपने तल को, इसे मैदानों में मान लिया में बह रही है तो इस तल को बहुत गहरा करती है, तो सीधा होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी ऊर्जा प्रवाह होता है, तो ये गहरी करती है, तली को कंटिन्यू गहरा करती जाती है जैसे पहाड़ों से गिरती है। तो इसी को हम कहते हैं वी आकार की घाटी। वी का मतलब समझ रहे हो ना, ये इसी पे चोट करेगी, बगल पे पार्श्व पे उतना नहीं प्रेशर डालती है। पार्श्व पे तो अपने मध्यम यानी कि प्रौढ़ावस्था में डालती है प्रेशर, या वृद्धावस्था में। युवा अवस्था में ये वी पार्श्व पे नहीं, केवल तली पे फोकस करती है, अधोमुख जिसे कहते हैं, अधोमुखी कटाव करती है, इधर बह रही है उसी नीचे की तरफ। इसी को वी आकार की घाटी कहते हैं। फिर खाई बना रही है, झरने का निर्माण कर रही है, तो ये नदियों के ऊर्ध्वाधर कटाव जहाँ हमने बताया, घाटी गहरी होती चली जाती है। जब नदी कठोर चट्टानों से बने पहाड़ी क्षेत्रों से होकर बहती है, हम अगर कहें कि जहाँ हार्ड रॉक्स, भैया अगर ऐसा हार्ड रॉक और नदी इस पर गिर रही है इसे, तो यहाँ क्या बनाएगी, तो कंटिन्यू उसको हम कहें गहरा करती जाती है, इसे कहते हैं जॉर्ज, जॉर्ज लिखते हैं, तो ये बनाते हैं गॉर्ज। ये इसका आपको हम फोटो दिखाते हैं। गॉर्ज कहाँ है बाबू, गॉर्ज जा, ये है, मुझे लग रहा है अब देखने में आप लोग सक्षम होंगे जरूर। ये है गॉर्ज, देख रहे हैं कितना भीषण काटी है। अब बगल में पहाड़ सा दिख रहा है सब, यही है गॉर्ज। ये तमिलनाडु का सीन है, कावेरी नदी जो बना रही है। उसके बाद में घाटी तो आप जान ही रहे हो, किनारे खड़ी ढाल वाला अगर किनारा है और कई सौ किलोमीटर, तो उसी को हम घाटी बोलते हैं। आगे क्या है, कठोर चट्टानों पर या घाटी खड़ी होती तीव्र कोण पर गिरती है, तो झरना, झरना मतलब कि नदी से समतल से बह रही है और कंटिन्यू एकाएक अगर नीचे गिर रही है, तो इसी को हम झरना बोलते हैं। और क्या है, गड्ढे कहा जाता है वो बीच में काट रही है। मेंडर्स मैदान में प्रेस करती है, मूर्ति तो बहुत बड़े बड़े मोड़ बन जाते हैं। अच्छा, ये इसी को हम कहते हैं मियांडर या लूप कहते हैं, विसर्प। ये इस पर हम थोड़ा देर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे इनका निर्माण होता है। ये देखिए, ये एक्चुअली चट्टानों की प्रकृति पे डिपेंड करता है कि चट्टानों की प्रकृति कैसे है। ये ज़्यादा घनत्व का होगा, ठोस होगा ज़्यादा, इसमें थोड़ा भंगुर रहेगा, तो इस हिसाब से मोड़ घुमावदार कटान, तो इसी को कहते हैं मियांडर, घुमावदार कटान से निर्मित आकृति, इसको बोलते हैं हम कोलर। अच्छा, ये कैनियन है क्या, ये कैनियन है, सॉरी गलत हो गया, कैनियन घुमावदार कटान से बन रहा है। ये चट्टानों की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। ये आपका याद रखिएगा कि कोलोराडो द्वारा निर्मित है, अमेरिका की कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है। मियांडर्स वही घुमाव, जैसे इसी तरह से ऐसे तो घुमाव ऐसे नदी नदी कर बना रही है, तो उसको मियांडर कहते हैं। अगर इसमें होगा तो मैं दिखा दूंगा। ओ मियांडर नहीं है, तो ये आपका बनता है मियांडर।
जिसे हम विसर्प कहते हैं, नदियाँ चलती है। अच्छा देखिए, ऐसे नदियाँ चल रही हैं तो इसको हम विसर्प कह रहे हैं। फिर बाद में क्या होता है कि अगर पानी की जब कमी रहती है तो रुक के ये इधर कट के इतना छोड़ देता है, तो ये जो छोटा वाला भाग होता है इसी को बाद में हम कहते हैं गोखुर झील, क्योंकि यहाँ फिर जमाव करने लगेगी, इसके पास इतनी ताकत नहीं रहती है तो उस हिस्से को छोड़ देती है। ऐसे यहाँ से नदी निकल जाएगी, इस हिस्से को छोड़ देगी, तो उसी को हम बैल धनुष ऑक्सबो झील कहते हैं। तो ये विसर्प है, सांप की तरह जो घुमावदार चली। ये पूरा डिपेंड करता है कि अपरदन में वो चट्टानें कैसी हैं। बहुत फेमस भारत में मियांडर है। निक्षेपण से नदियों के निक्षेपण से जो आकृति बनेगी, निक्षेपण का मतलब जो जमाव करती है नदी अपने साथ लाए गए गाद एवं खनिज पदार्थों का जमाव। ये अक्सर कहाँ होता है? ये अक्सर नदी की हम कहें वृद्धावस्था, मतलब वो जब गिरने वाली हो अपने मुख्य अंत अवस्था में नदी का में, तो वहाँ इसका निर्माण होता है। तो इसमें जो प्रमुख आकृतियाँ, एक होता है जलोढ़। तो यही जलोढ़ बड़ा उपजाऊ होता है तलहटी में, जो नदी द्वारा बनाया गया। जैसे आप देखेंगे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर गंगा नदी के किनारे जो ये पंख उसको बोलते हैं, जलोढ़ पंख के किनारे जो लाई गई गाद का जमाव, इसको बोलेंगे हम। ऐसे ही नदियों के मुहाने पे बनता है डेल्टा, कि नदी भाई से बहती जा रही है। इसका एक हमारे पास में फोटो होगा, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपकी कृष्णा नदी है आंध्रा की। ये देखिए, नदी यहाँ से वितरिकाओं में बहुत हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं जब नदियाँ बंटती है जा करके मुहाने पे, तो उसको वितरीज। और जो यहाँ रास्ते में मिलती हैं इससे आकर के पानी इसको देती हैं, इनको कहा जाता है सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी। और यह है डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो देखो कई में कट गई, ये जो जमाव है लाख अपने साथ गाद लाई, इसी को बोलते हैं हम डेल्टा। यही है डेल्टा। डेल्टा कई प्रकार के हैं, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। बर्ड्स फूड डेटा, देख रहे हैं पक्षियों की पैर की तरह जो है, फैन शेप्ड। अब 50 प्रकार है डेल्टा का, तो ज़्यादा मतलब का नहीं है। अब हम चलते हैं नंबर 2, भूमिगत जल से। भूमिगत जल जिसको कहते हैं ग्राउंड वाटर से जो बन रहा है, इसमें कुछ छूटा रहेगा। आप NCERT में, मैं यहाँ सबसे ऊपर लिख दे रहा हूँ, NCERT पढ़ लीजिएगा। NCERT 11वीं की, उसका जो वो चैप्टर नंबर है 6, चैप्टर 6 पढ़ना है। वो भूमिगत जल से क्या बनेगा, इसको हम देखते हैं पहले। तो पहले नंबर, यानी अब देखें ज़मीन के नीचे जो भाई विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं। कुछ ऐसी हैं चट्टानें जो गल जाएंगी, कुछ ज़्यादा घनत्व वाली हैं, तो काफ़ी अंतर है चट्टानों में। उसी आधार पे अगर देखें तो जो बनती है भूमि के अंदर, उसको हम कहते हैं कास्ट स्थलाकृति। हम लोग अभी आंध्रा जब गए थे विलेज विजिट में, तो वहाँ हमने आंखों से देखा था कि कैसे वहाँ पर जो लवड़ की तरह अंदर चट्टानें हैं कि गल गल के वो कंटिन्यू टपकता रहता है, जो चूने से निर्माण होता है। आप कहे तो उसे आप चूने, तो काट्स का मतलब होता है चूना पत्थर। तो विभिन्न प्रकार की आकृति जो जल बनाता है, तो कास्ट का मतलब होता है जल प्लस चूना पत्थर।
वाले क्षेत्रों में जो निर्मित आकृति होती है। तो अब देखिए इसको मैं दिखा रहा हूँ, एक इसमें सभी होगा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है पिक्चर, इसमें लगभग सब दिया है। देखो एक तो है जब जमा जहाँ पर रहेगा चूना और जल के साथ में पिघल जाएगा तो उसको विलय अरंध कहेंगे। और जब यही गल करके थोड़ा सा ज़्यादा नीचे तक गल करके तो खाली हो जाएगा, अगर आप ध्यान दीजिए कोई चीज़ गल के नीचे बह गया तो खाली हो जाएगा, तो इसको घोल अरंध बोलेंगे। और यही, और जब इतना सारा खाली हो गया तो जो थोड़ा कुछ बचा रहेगा ये भी कोलैप्स हो जाएगा, तो उसको ये इतना ऐसे गड्ढा सा खाली हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं निपाती रंध्र। यही घोल रंध्र कोलैप्स होकर के निपाती रंध्र बना रहा है। अब देखिए फिर नीचे बह जाएगा, जैसे जैसे वहाँ पर खाली चूना वाला स्थिति रहेगा और बहते बहते निकल जाएगा। यानी कि जैसे लुप्त मोम तकनीक होती थी कि पहले मोम बनाओ, मोम की मूर्ति बनाओ, फिर ऊपर से पाथ दो मिट्टी इन सब चीज़ों से, फिर गर्म कर दो, अंदर से मोम पूरा बह जाएगा, फिर उसमें भर करके पुराने ज़माने में मूर्तियाँ बनाने की तकनीकी थी, आज भी है। तो वो है ऐसे घोल रंध्र, देखो ऐसे बड़े बड़े ऐसे होते हैं। फिर कई घोल रंध्र जब आपस में मिल जाते हैं ऐसे गल 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 करके ऐसे मिल जाएंगे ना, तो ऐसे रास्ता सा बन जाएगा बड़ा बड़ा, इसी को घाटी बोलते हैं या युवाला, ये जो आप देख रहे हैं। तो अब देखो ऐसे निपाती रंध्र से ऐसे गुफा बन गया। अगर कोई पूछे तो यही क्रम है, समझो विलय रंध्र, घोल रंध्र, निपाती रंध्र, फिर ये घाटी उटी जो बनी बनी न, ये चलिए देखिए गुफा बना। अब गुफा के अंदर क्या बनता है, देखो ये है लव चूना पत्थर, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। तो ये नीचे ही जमते जाते हैं पानी के साथ में से, जब पानी से क्रिया करके ये सब चीज़ें तो गिर जाएंगी, लेकिन ऐसे लटकते रहते हैं एक दूसरे पे से, जमते जमते से लटकते आते हैं। तो ऊपर से जो लटक रहे हैं लैक्टाइट, देखो लैक्टाइट उसको लटकने से जोड़ लो, तो ऊपर जो लटक रहा है उसे हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं। छत से जो लटकता है, क्या होगा कि जब जो हाँ ये जैसे है कैल्शियम ऑक्साइड हम कहें कर्व, तो ये पानी के साथ क्रिया करके फिर बाद में जल वाष्पित होकर के उड़ जाता है, फिर ये ऐसे ठोस के रूप में हो जाता है, यही कंटिन्यू बढ़ता जाता है। तो इसी को हम कहते हैं ऊपर से लटक स्टेलेक्टाइट, और कुछ होता है कि ऊपर से नीचे टपक रहा है, टप 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 ऐसा ठोस होकर के ये ऊपर तक जा रहा है। तो नीचे से जो रहा है स्टेलेग्माइट बोलते हैं, लेग माने नीचे से, ट्रिक जोड़ लो, तो नीचे से जो बढ़ रहा है स्टेलेग्माइट, और जो लटक रहा है स्टेलेक्टाइट, कैल्साइट का जमाव तरीके से। तो यार कुछ नहीं है, कैल्साइट का जमाव है। ये दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो इन्हीं को हम स्तंभ बोल देते हैं, ये देखिए पिलर, स्तंभ बोल देते हैं। तो इतना ही चीज़, अभी खाली जगह को तो गुफा बोलेंगे ही। तो काष्ठ से निर्मित आकृति इतनी है, आपको ये ध्यान रखना है। ये तरीके से सिंक होल है, होल हम जो बोल रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने कहा कि पानी के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बन रहा है, यही। और यही जब हम कैल्शियम वाले क्षेत्र में, काष्ठ क्षेत्रों में जा रहे हैं तो यही जमाव है, कैल्शियम से क्रिया करके तो जल उड़ जा रहा, वाष्पित हो जा रहा कैल्साइट युक्त पानी। तो ये आपका हो गया इरोजन वाला, इसी को हम बोलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो रॉक है, इनके गलने से ये बन रहा है चूना पत्थर। अब देखिए इसके निक्षेपण से, अब ये जैसे ये अपर्दन एक तरीके से था, ये जो सिंक होल आप देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं था कि गल करके विघटन से कीप के आकार का बन जा रहा है, बह जा रहा है। और ये आपका निक्षेपण है, जो आपसे मैंने कहा ये कैल्साइट का जो जमाव हो रहा है, ये निक्षेपण है, छत से लटक रहा है। तो इसी में दोनों मिले हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं निक्षेपण वाला हिस्सा है, आप ध्यान रखिएगा। जाहिर सी बात है स्टेलेक्टाइट है, इसमें स्टेलेग्माइट है, स्तंभ, तीन चीज़ें हैं। और ये जो हैं ये अपर्दन वाली। अब आते हैं ग्लेशियर, हिमनद का। हिमनद ग्लेशियल, तो जब बड़े बड़े हम कहें कि जो बर्फ़ के चट्टान, बड़े बड़े आइस मास हैं,
वो मूव करते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपर्दन भी करेंगे, फिर वह जाके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के कहीं जमेंगे भी। तो इनसे भी दो प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। कुछ आप इसमें टर्मिनोलॉजी याद कर लें। एक होता है सोनोलाइन। सोनोलाइन का मतलब कि जिस ऊंचाई या छान से ऊपर अस्थाई बर्फ का आवरण रहता है उसे हिम रेखा कहते हैं। मतलब जहाँ से ये अक्षांश हो सकता है या एल्टीट्यूड हो सकता है, दोनों हो सकता है। जैसे हिमालय पे बर्फ़ जमा है लेकिन यूपी में बर्फ़ नहीं है, सिक्किम में नीचे ज़मीन पे नहीं है। हिमालय क्यों? वो ऊंचाई से संबंधित है। और साइबेरिया में बर्फ़ ही बर्फ़ है, क्यों? वो एल्टीट्यूड ही ऐसा है, क्यों? सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। तो जहाँ से ये परमानेंटली हो, अस्थाई रूप से हो, उसी को हम सोनोलाइन बोलते हैं। सोनोलाइन या हिमरेखा। तो एक टर्मिनोलॉजी। अगर इक्वेटर पे देखें तो जैसे हिमालय की हमने बात किया था, तो ये इक्वेटर पे है 6000 मीटर ऊपर कंचनजंगा में बर्फ़ मिलेगा, और हिमालय में 5500। क्यों? क्योंकि अक्षांश में भी हम ऊपर एक तरीके जा रहे हैं। 5500 मीटर ऊपर की तरफ बर्फ़ है। अब देखो ये इरोजन से क्या बनाता है? अपर्दनात्मक आकृति। हिमनद से जो बनता है, एक फ़ोटो यूज़ करेंगे हम लोग, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए अपर्दन से क्या बनता है। अब इसको आपको बड़ा ध्यान से समझना है। देखिए इसमें लिखा है, आपके जो नोट्स मिला होगा उसमें सर्क लिखा है। सर्क और कुछ नहीं है, एक तरीके से ग्लेशियली इरोडेड रॉक बेसिन है विद इन स्टीप साइड वॉल। देखो जैसे नदियों में घाटी आपने भी पढ़ा ना, कि खड़ा ढाल है बगल बगल में दोनों पार्श्व किनारे में और बीच में गहरा है, इसको हमने बोला नदी घाटी। तो सेम ऐसे ही इसमें देखिए बगल में खड़ी चट्टानें हैं तिब्बत ढाल वाली, और बीच में कहीं ना कहीं ये गहरी घाटी है। तो इसी गड्ढे को सर्क कहा जाता है अपर्दन से। ये हिम ने, कठोर हिम ने इनको बहा दिया है, खाली कर दिया है। एरेट्स, अब ये अरेत है और ये श्रृंग है जिसे हम हार्न बोल रहे हैं, इसको एक साथ समझना। श्रृंग कैसे, अरेत दोनों आप समझ जाएंगे एक साथ में। अगर हम एक स्थल पे ही अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं, 3 या 3 से अधिक हिमनद रहे तब श्रृंग बनता है। 3 हिमनद ले लिया, 3 बाल ले लो ऐसे सिंपल। अब इनको ज़मीन पे से रगड़ो तीनों को, एक इसको यहाँ रगड़ो, थोड़ा सा गैप करके बीच में, इसको यहाँ रगड़ो, इसको यहाँ रगड़ो, कंटिन्यू आप रगड़ोगे। देखोगे यहाँ खाल हो गया, यहाँ खाल हो गया, यहाँ खाला हो गया, कलम तो गड्ढा हो गया, और यहाँ कुछ ऐसे दीवार सी बच रही है। बालू वाले क्षेत्र में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, रगड़ोगे दीवार से बच रहे। कंटिन्यू जब रगड़ोगे तो दीवारें देखोगे एकदम तीव्र हो जाएंगी, ज़्यादा रगड़ोगे दीवार भी मिट जाएगी, ये तीव्र हो जाएगी। ऊपर एक नोक सा बचेगा, तीनों को रगड़ते रगड़ते जब नीचे ले जाओगे तो गड्ढा हो जाएगा, बीच दीवार बनेगी बची, और ये और शार्प दीवार हो सकती है। तो ये जो शार्प दीवार है इसको हम बोलते हैं अरेत, यानी 2 हिमनदों के बीच की जो दीवार है। और ये जो सबसे ऊपर टोपी पे है इसको बोलते हैं श्रृंग। तो श्रृंग के लिए 3 या 3 से अधिक हिमनद का लगातार वहाँ पर हम कहें घर्षण से ख़त्म कर रहे हैं अपर्दन जरूरी है। तो अरेत क्या है, इसमें आपके डिफिनेशन में लिखा है, अरेत्स आर नैरो रिज फॉर्म्ड व्हेन 2 सर्क्स वॉल ज्वाइंड टूगेदर बैक टू द बैक एंड फॉर्म्स नैरो नाइफ लाइक रिज, चाकू की तरह। अब देखो इसमें अपने भाषा में भाई लोग लिखे हैं कि 2 सर्क के बीच में, तो सर्क आपने पढ़ा था ना, गड्ढे के बगल वाली दीवार है, तो एक सर्क कहीं ना कहीं ये हो जाएगा और एक सर्क कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। इसके बगल की दीवार देखो, ये इसके बीच में होता है, ये चाकू की तरह, यही है अरेत। और ये पीछे की तरफ कहा जो मिली हूँ, देखो पीछे की तरफ मिला है, ये जहाँ मिली हैं उसी को श्रृंग बोलते हैं। तो ये पर्दन से संबंधित है। तो आप देखिए ये अरेत देख रहे हैं, ये चोटी है, ये वही रगड़ वाला हिस्सा है, ये सब अरेत है। ये जो है यही श्रृंग है, इसी को हम चोटी भी बोलते हैं, श्रृंग या चोटी, हॉर्न। अब देखिए लिखा है कि पिरामिड नुमा चोटियाँ तब बनती हैं, पिरामिडिकल पीक्स व्हेन 2 या 3 सर्क्स मीट। वही अब देखो जब 3 सर्क मिल जाएंगे,
अब देखो ये 2 मिले थे, 2 सर्क मिले थे, बीच में रेत बना। अब 3 मिलेंगे, तो 3 मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये 3 देखो अरेत बनेंगे। ध्यान से देखो, 2 ये इतना इसमें गोद दिए हैं, 1 सर्क 2 सर्क, 2 सर्क मिले तो 1 ही बना अरेत। और जब 3 मिल जाएंगे तो 3 अरेत बनेंगे, और 3 अरेतों से कहीं ना कहीं आपका पिरामिडिकल घाटी बोल सकते हो। और पीछे की तरफ जो सट रहा है इसी को हम श्रृंग भी बोलते हैं। फिर ग्लेशियर किसी नदी की घाटी के साथ साथ नीचे की ओर बढ़ता है तो घाटी आगे चलकर गहरी छोटी यू आकार की घाटी। ग्लेशियर काफ़ी बड़े होते हैं। देखो पानी में बहुत प्रेशर होता है, पानी अगर तेज़ी से गिर रहा है तो कंटिन्यू गहरा करेगा। ग्लेशियर बहुत बड़े होते हैं क्योंकि चट्टानें वो होती हैं बर्फ़ की बहुत बड़ी बड़ी, वो तो यू आकार के शेप का बनाती हैं इसके रगड़ से, जो घर्षण से होता है। तो यू आकार की घाटी आप लिख लीजिए, इसके अपर्दन से बनता है यू शेप घाटी। फजाड़, फजाड़ क्या है कि यही ग्लेशियल वैलीज़ हैं जो आंशिक रूप से समुद्र में डूबी हुई हैं। तो बहुत सारी घाटी है भाई, उसके पानी चढ़ गया है तो ये फजाड़ भी बनता है। फजाड़ आप लिख लीजिए। तो ये फजाड़ क्या है, फजाड़ और कुछ नहीं है बल्कि हिमनद घाटियाँ पार्शियली समुद्र में डूबी हैं, ये हो गया फजाड़। ऐसे हैंगिंग वैली है, हैंगिंग वैली घाटियाँ सहायक ग्लेशियरों से नष्ट हो जाती हैं जो मुख्य रूप से ऊपर लटकती हैं, जिन्हें हैंगिंग वैली हो जाता है। वही जाहिर सी बात है कि ऊपर जो घाटी है ये आपने देखा था सर्क वाली, ये बहुत बार क्या होता है कि ये घाटी ख़त्म हो जाती है तो कुछ ही ऊपर बची होती है, तो उसी को हम कहते हैं लटकती घाटी। तो ये हैं आपके अपर्दन वाले। ग्लेशियर के निक्षेपण वाला इन्होंने नहीं दिया क्या, दिए होंगे जरूर साहब लोग, हाँ निक्षेपण भी इन्होंने दिया। और निक्षेपणात्मक अगर इसी में आप ध्यान से देखें तो ये जैसे मोरेन, जैसे नदी में होता है जलोढ़, वैसे हिम में होता है हिमोड़। बहुत समानता है, केवल हिम होने से इनका नाम थोड़ा सा अलग हो गया। और सब देखो उसमें वी आकार था, इसमें यू आकार है। नदी में जलोढ़ है, इसमें हिमोड़। छोटे छोटे जो कण है बर्फ के, इनके साथ में अपर्दन से जो निक्षेपण है वही जाके जमता से अंतिम हिमोड़ कहते हैं। अगर इनके पैरेलली जमा है तो इनको पार्श्विक हिमोड़ कहते हैं। ये बीच बीच में जो रुके हैं मध्यस्थ हिमोड़ हैं। तो ये होंगे, उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं मोरेन, मोरेन भी कहते हैं। तो इनके जो निक्षेपण से जो बनेगा हिम निक्षेपण से जो आकृति बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, एक तो हिमोड़ जमाव, दूसरा अगर गोलाकार जमा हो रहा है गुंबद नुमा ऐसे तो इसको बोलेंगे ड्रमलिन, मतलब गुंबद के आकार का जमाव। नाम याद रखिएगा कौन नाम किससे संबंधित है, इतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे जो पढ़ते हैं पेनी प्लेन, पेडी प्लेन आता है तो वो जब जल का बहाव होता है तो तलहटी पे बनता है, तो ड्रमलिन हो गया। ऐसे आता है हिमानी धौत मैदान, हिमानी धौत मैदान, ये इंग्लिश में इसको शायद बोलते हैं आउटवाश। ये क्या है, ये भी और कुछ नहीं है बल्कि ग्लेशियरों के पिघलने और पानी के बहाव के कारण बड़े क्षेत्र में तलछट फैलना। बड़े क्षेत्र में तलछट में तो वही समझो जलोढ़ की तरह, बड़े क्षेत्र में तलछट फैलना। अच्छा इसी को तुलना करो, जैसे नदी में होता है जलोढ़ मैदान, वही ये सबसे उपजाऊ होता है ना नदियों में, यूपी बिहार वाले एरिया में अगर आप देखोगे तो जलोढ़, वैसे इसमें होता है जो तलछट फैलना है, इसी को तलछट से इसी को होते हिमानी धौत मैदान, आउटवाश बोलते हैं। सेम तुलना करके आप देखिए, ग्लेशियर के समानांतर चलने वाली पिघलते पानी की धाराओं द्वारा जमा किए गए बोल्डर बजरी रेत से लंबी संकीर्ण लकीरें एस्कर कहलाती हैं। एस्कर इसमें फिगर में आपको होगा, ये ऐसे 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 जो जमा इनका होता है इन्हें हम एस्कर बोलते हैं।
ये हो गया आपका हिमनद का। आगे अब हम बढ़ेंगे पवन। पवन पवन तो भाई सबसे खतरनाक। आगे और पानी दो बलवनवा दुनिया जाने ला। तो आग पानी के बाद पवन भी है। जब भगवान हनुमान जी महाराज लंका जला रहे थे तो उनके पिताजी चूँकि पवन थे, तो वहाँ पर कैसे कहा गया है कि 40 कई प्रकार की पवनें चली थी, विभिन्न तरीके से लंका को जलाने में वो मदद की थी। ये है पवन की ताकत। चाहूँ दिस पवन चलो झकोरी झकेरू। अब पवनों द्वारा भी अपरदन तो बड़ा खतरनाक होता है, आप तो जानते हैं। तो पवन के अपरदन से क्या बनेगा आप नोट कर लिए, मशरूम के आकार का बनेगा। एक्चुअली है क्या कि पवन जब चट्टानों को काटता है तो बहुत बार इसे काट देता है। अब जो कठोर है वो रुका रहेगा उसके ऊपर और बहुत लोगों को उड़ा देगा, तो मशरूम के आकार का अपरदन करेगा। और इंसेलबर्ग क्या होता है कि हवा के कारण चट्टानें चपटी हो जाती हैं और अवशिष्ट कठोर भाग छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बिखर जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंसेलबर्ग। छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में। ऐसे आता है यारडांग। यारडांग क्या है? यारडांग है शुष्क क्षेत्रों में, अगर हम कहें इन एरिड रीजन्स सर्टेन रॉक्स हैव हार्ड एंड सॉफ्ट लेयर्स अरेंज्ड वर्टिकली। तो व्हेन विंड्स ब्लो ओवर द सॉफ्ट लेयर गॉट इरोडेड लीविंग इरेगुलर क्रेस्ट कॉल्ड यारडांग। समझ रहे हैं? अब भाई अगर कोई चट्टान है, मिट्टी की परत है, अब ये हार्ड है, ऐसे सॉफ्ट हार्ड है, अब बीच में सॉफ्ट रीजन है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, और ये सब भाई लोग हार्ड हैं। तो इन बीच को उड़ा देगी, तो ये जो खाली बचेगा टीला नुमा, इन्हीं को यारदांग बोलते हैं। अब इनको हम देख लेते हैं एक बार, अगर फोटो आपको मिलता है मैं भेज देता हूँ। इरोजन लैंड फॉर्म्स बाय विंड। यारदांग मशरूम इंसेलबर्ग। चलो ये फोटो मिलता, इससे आप समझने में एक दो जानकारी एक्स्ट्रा ही पा जाएंगे। ये देखिए भैया जी लोग, अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज। ये है यारदांग्स। अब देखो ये ज़्यादा घनत्व वाली ठोस चट्टानें बची हुई हैं। ये इंसेलबर्ग है, बड़े बड़े पहाड़ी नुमा, जो ज़्यादा बड़ा आकार अगर है तो इंसेलबर्ग है, और छोटे छोटे रूप में अगर ये दिख रही हैं तो ये यारदांग है, जो शिखाएँ दिख रही हैं। ये है आपके, और एक और हम लोग पढ़े थे मशरूम। तो मशरूम कहाँ गया? तो मशरूम तो आप ऐसे समझेंगे, देखो जीव जैन है, ब्लो आउट्स अपरदन में, डिजर्ट पेवमेंट्स, नाम याद रखिएगा थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। इनके अब निक्षेपण से क्या बनेगा? उन्हें बड़ा अच्छी अच्छी आकृतियाँ निक्षेपण से बनती हैं। रेत के टीले, ये तो साधारण है, सब जान जाएंगे भाई, इसमें कौन बड़ी बात है। लोएस, जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा इसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है, और जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्रों में जमा हो जाती है तो उसे लोएस, हल्के
महीन कणों का हवा द्वारा बड़े क्षेत्रों में जमाव। अब इसको जोड़ सकते हो अपने हिसाब से। हवा अगर ले जाके जमाव कर रही है तो लोएस, नदी अपने साथ ले जाके जमाव कर रही है छोटे छोटे कणों को तो जलोढ़, हिमनद अपने साथ में छोटे छोटे खनिज कणों को ले जाके जमाव कर रहे हैं तो हिमोड़, तो हिमोड़, जलोढ़, लोएस, ऐसे आप कुछ को तुलना कर सकते हो। बरखान ऐसे होते हैं इसमें, अनुप्रस्थ टीला। अब इसके लिए एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझाते हैं। इतना इसका है जो ये जमाव करते हैं, आप समझ आइए। बरखान, अगर हवा ऐसे ऐसे चल रही है तो जो उसके ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ में पहले गिर जाएंगे, हल्के वाले दूर तक जाएंगे। तो अगर ऐसे जमाव हुआ तो उसको बरखान कहेंगे। अब अगर उल्टा जमा हुआ, क्या हो गया भाई, अगर ऐसे जमा हो गया कि हवा की दिशा यही है, हवा की दिशा, पवन की दिशा, अगर ऐसे जमा हुआ सी टाइप तो इसको कहेंगे बरखान। और उल्टा सी टाइप हुआ तो इसका बोलेंगे पैराबोलिक जमाव। पैराबोला पढ़े होगे, पैराबोलिक जमाव। अगर हवा की दिशा ऐसे ही चल रही है और जमाव कुछ ऐसा हो रहा है कि ऐसे लहरदार जमाव हो रहा है, लेकिन जमाव बाद वाले हिस्से पे हो रहा है, फिर ऐसे लहर के रूप में हो रहा है, फिर बाद वाले हिस्से पे जमा हो रहा है, तो उसे हम ये कहेंगे अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ इसको हम कहेंगे जमाव, ट्रांसवर्स। अगर एलांग लेंथ जमा हो रहा है कि हवा ऐसे चल रही है और जमाव ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो देखो इसमें फिगर में ना हवा की दिशा ये है, ध्यान रखना। हवा की दिशा, हमारी हवा की दिशा इधर से है, तो ये जो जमा होगा इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल जमा, ये है हवा का। इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ है नहीं। तो आपने देखा है वो सी की तरह है बरखान, उल्टा है पैराबोलिक। अगर ये थोड़ा सा पैराबोलिक स्ट्रक्चर में, ये बरखान वाले में इस तरीके से है, सी पूरा फुल निर्मित नहीं है, इतना है, तो इसी को हम बोलते हैं सीप। सीप, ये भी याद रखना। तो आप लोग नाम याद रखना बस, इससे काम चल जाएगा। नाम सीप, बरखान, पैराबोलिक, और ये है अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स एनसीईआरटी में। अब आते हैं जो एक और है महत्वपूर्ण, समुद्री लहरों द्वारा बचो। समुद्री लहरें तो भाई प्रभावशाली होती हैं, देख रहे हो ज्वार भाटा हम बिजली तक बना रहे हैं, पूरा काट दे रही हैं किनारों को। तो समुद्री लहरें अपनी स्ट्रीम से, धाराओं से, ज्वारीय लहरों से, इन्हीं से एक जगह अगर कटाव कर रही हैं तो कहीं यह जमाव भी कर रही हैं, इरोजन कर रही हैं अगर, तो डिपोजिशन भी कर रही हैं। अब देख लेते हैं इरोजनल, अपर्दन वाली, अपर्दनात्मक या इरोजनल लैंडस्केप। इरोजन में तो गुफा का निर्माण करती हैं, ये मेहराब बनाती हैं, और फिर अगर दीवारें केवल बची रहती हैं तो उसे हम सी स्टैक्स बोलते हैं। सी स्टैक्स तो क्या है, तीनों समझ लीजिए। एक तो हमने कहा कि सी क्लिफ बनाती हैं, सी क्लिफ। सी क्लिफ, क्लिफ मतलब है कि खड़ी चट्टानें। सी क्लिफ स्टीप रॉक फेसेस फॉर्म्ड व्हेन सी वेव डैश अगेंस्ट देम। तो सी क्लिफ ऐसे खड़े किनारे जो बनते हैं, खड़े किनारे समुद्री लहरें काट रही हैं तो इसको हम बोलते हैं सी क्लिफ। एंड प्रोलॉन्ग्ड वेव अटैक ऑन द बेस ऑफ अ क्लिफ इरोड्स रॉक मटेरियल्स। सब केव्स बनता है। अब इसके इन्हीं को काट लेने का, नीचे काटने लगा तो इस तरीके से अगर ये काट रहा है तो उससे गुफा का निर्माण होता है। When two caves approach one another from either side of the headline unit they form the arc। अगर दो आपस में मिल गए तो वो
आर्क बनाती हैं। आर्क मतलब मेहराब बनाती हैं, पूरा फुल स्ट्रक्चर बना देंगी। 2 क्लिक मार के मेहराब बराबर 2 गुफा, 2 गुफा। और फर्दर अगर केवल दीवार बची तो उसको सी स्टैक कहा गया। अब इसको हम देख लेते हैं। ये लोग भाई साहब लोग वो नहीं डाले हैं, ये गलत है। पिक्चर सी इरोजन लैंडफॉर्म्स, तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज सी केव, व्हाट इज आर्क। भैया आप लोग देख लीजिए। दो पिक्चर हम आपको प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। मैं गलती किया, मुझे पहले रख लेना था कहीं ना कहीं। ये देखिए, नाम याद रखिएगा भैया बस। अब देखिए, अगर खड़े किनारे हैं तो सी क्लिफ है, वो आप जान सकते हैं। अगर दोनों ओर से कट के ख़त्म हो गया, केवल खड़ा स्तंभ सा बचा, तो उसको बोलेंगे स्टैक्स। वेव कट प्लेटफॉर्म एक्सपोर्टेड लो टाइम। ओरिजिनल शेप ऑफ ऐसे कुछ था शुरू में, वो काट पीट के बड़ा बनाया स्टैक, छोटे में बनाया, इसको स्टैम्प बोल दिया। अब देखो सी केव्स है, केव मतलब गुफा। एक तरफ अगर काटा अंदर की तरफ तो गुफा, दोनों तरफ से काट के अगर खोल दिया तो उसको हमको बोल दिए आर्क, आर्क बोल दिए। ये गुफा हो गया। ये ब्लो होल है, अगर इस तरीके से काट के अलग कर। लाइन ऑफ वीकनेस, जो लाइनें पड़ जाती हैं चट्टानों पे, वही है अंडर कटिंग। तो ये है सी के कुछ जो ये कट कर रहे हैं। अब दूसरा जो इनके अपरदन से निर्मित है, एक देखते हैं ये वाला क्या है भाई। अरे वो गया कहाँ लड़का, अरे भाई तो क्यों भाग गया। ये देखिए, इसमें आपको अगर थोड़ा सा दिख रहा हो ज़्यादा तो मैं समझ रहा हूँ सही है। इसमें देखिए क्लिफ मतलब ये जो खड़ी खड़ी हैं, मुख्य भूमि है, सियार्क है, बीच है जो नीचे जमा हो रहा है, पुलिन, सी स्टैक बीच में पड़ा हुआ, स्टंप जो छोटे से सतह से थोड़ा ऊपर है तो समुद्र हो गया। अब हम आते हैं कि जो जमाव से निर्मित हो रहा है, समुद्री लहरों के जमाव से, यानी निक्षेपण से, डिपॉजिट से क्या बन रहा है, ये भी प्रमुख है। इस एक पिक्चर से हम देखेंगे इसे भी, ये काफ़ी है। अब देखिए, इसमें आप समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर तलहटी पे उसके जमा हो रहा है बड़े स्थल पे, तो उसको तो बीच बोलते हैं, आप जानते हैं। बीच मतलब पुलिन। अब देखिए, खाड़ी, खाड़ी क्या होता है कि हम कहें कि स्थल के क्षेत्र में जल का जो बड़े क्षेत्र में घुसना है तो वो है खाड़ी।
और जब स्थल का जल की तरफ निकला हुआ भाग होता है तो उसे हम कहते हैं बहुत सारे रूप में, प्रायद्वीप बोलते हैं। और अगर जल स्थल क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो उसको बे बोलते हैं। इसको मैं कल हो सके या आज ही मैं एक मैप की क्लास में सब टर्म बताऊंगा कि ये सब क्या है। लगून, खाड़ी, जो हम बे ऑफ बंगाल पढ़ते हैं, सी क्या है, महासागर, महाद्वीप, प्रायद्वीप, तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे आज। अब देखो, एक किनारे जो जमा हुआ है इसको बीच बोल दिए। समुद्र में आइलैंड है कोई निकला हुआ, अगर उसको अपर्दन से तो अगर जोड़ दिया किसी ने, अपक्षय, धीरे धीरे समुद्र ने यहाँ पर रेत का कुछ पदार्थों का निक्षेपण किया और ये भाग आपस में जुड़ गया, तो जोड़ने वाला यानी आइलैंड को अगर मुख्य भाग से जोड़ रहा है तो उसको टोम्बोलो बोलते हैं। अब देखो, अगर वैसे ही कि स्थल से दूर और किनारों पर अगर जमाव हो गया और वो जमाव अगर पानी के नीचे है तो उसको बोलते हैं हम बार। इसमें बार दिया, ये तो बे माउथ बार है, यानी कि बे के किनारे से अगर जुड़ा हुआ जमाव है तो बार बोल रहे हैं। लेकिन अगर अंदर कहीं जल के थोड़ा नीचे है, सतह के नीचे, तो उसे हम बार बोलेंगे। और ये अगर ऊपर आ गया तो इसी को बैरियर बोलेंगे, सतह के बराबर ऊपर आ गया। ये जब हमारे समुद्री जहाज आते हैं, बड़े बड़े, हम कहिए तेल की जहाज़ें हैं या व्यापार की जहाज़ें हैं, तो इनके लिए बड़ा ही बैरियर, इनका नाम ही है, तो ये अवरोध उत्पन्न करते हैं, आने नहीं देते। इसलिए हम ज्वार का इंतजार करते हैं जो धक्का मार के ले आता है। बे के किनारे निकला बाहर, सैंड स्पिट, वही नदियाँ अपने साथ ला करके जो जमाव कर रही हैं, तो बे बार स्पिट, स्पिट होगा यहाँ स्पिट, ये जो बे को मुँह टेढ़ा सा है, जैसे बे, ऐसे एक हुक टाइप भी होता है, इसे पूरा बंद सा कर लेता है। और इन्हीं से फिर लगून हो जाता है, अगर ये पूरा बंद कर लेगा तो उनको लगून कहा जाएगा, पूरा अगर जमाव हो गया। लैगून से इन्हें बोलते हैं, इसी में लैगून भी आता है। तो बे बार स्टिप, स्पिट हो गया। और कुछ इसमें बचा है, टोम्बोलो आप देख ही लिए कि एक द्वीप को तट से जोड़ने वाला एक तरीके से बार है टोम्बोलो, बीच जो किनारे पे जमा हुआ है। और यस, सामूहिक जो मास हम कहते हैं मूवमेंट एक होता है, इससे भी बृहद संचलन हम बोलते हैं। आपने पढ़ा था उसमें दो तरीके से, एक छोटे स्तर पर जो इन आपने ऊपर पढ़ा, एक होता है मास मूवमेंट, बृहद संचलन। देखो ये स्पीड बार, उसके बाद में आपने जितना ही पवन से पढ़ा, सब चीज़ों को देखा, समुद्र हिमनद से पढ़ा, समुद्री लहरों से पढ़ा, भूमिगत जल से छोटे छोटे बदलाव हैं। एक होता है बृहद संचलन, जैसे इसमें प्रमुख तौर से आ रहा है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब ज़मीन का हिस्सा एक धंस गया या अपने स्थान से हट गया, तो वो रॉक, तो उसको हम लैंडस्लाइड बोल रहे हैं। ऐसे ही रॉक स्लाइड चट्टानी क्षेत्रों में जो हो रहा है, तो रॉक स्लाइड। ये जहाँ वीक जोन होगा, आप देखो पेड़ों के कटाव से हिमालयी क्षेत्र में आ रहा है रीजन, तो क्यों, इसी क्योंकि मिट्टी से पकड़ कम हो जा रही है। और हल्का सा भी चाहे मूसलाधार बारिश हो गई, पृथ्वी में भूकंपीय की स्थिति पैदा हो गई, तो अपना स्थान छोड़ देते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं। ये मिट्टी के हो सकते हैं बड़े, मिट्टी, बर्फ, चट्टान, इन्हीं के हो ही सकते हैं तीनों के। चट्टान के बड़े पिंड का खिसकाव, संचलन, मूवमेंट, यही है मास मूवमेंट। तो लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड हो रहा है। स्लंप होता है कि ग्रेट मास ऑफ बेड रॉक मूव्स डाउनवर्ड बाय रोटेशनल स्लिप, घूमते घूमते हुए अगर नीचे गिर रहा है फ्रॉम ए हाई क्लिफ, इसी को हम स्लंप बोलते हैं। इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, इसमें दिया है डिफिनीशन, तो ये हम बता रहे हैं कि घूमते हुए बड़े मास का गिरना, घूमते हुए गिरना पिंड का। फिर मलबा, समझ ही रहे हैं, मड फ्लो इज ए लिक्विड मास ऑफ सॉइल, जिसमें मिट्टी, पानी, कचरा ये सब मिला हुआ हो, उसको मड बोलते हैं, मलबा। तो ये प्रमुख आपके रहे, हम कहें कि एक्सोजेनिक जो प्रोसेसेस से, चाहे इरोजन को लेकर के या डिपोजिशन को लेकर असला करती। और ये बहुत ही हम कहें महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे 1-2 क्वेश्चन पाएंगे, आज के समय में इनका महत्व कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप इसको रिवीजन करिएगा। जो कुछ समझ आने में दिक्कत होगी वो आप लोग बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।